सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं स्पाई गेम के बारे में। ये कहानी है दो जासूसों की, कैसे एक जासूस भरोसा करता है अपने साथी पे और सारे नियमों को तोड़ता है ताकि वो उसे बचा सके। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने चाइना का दृश्य आता है और ये वक्त है 1991 का। हम एक एम्बुलेंस को देखते हैं जेल की तरफ जाते हुए। इसी एम्बुलेंस के अंदर एक एजेंट है जिसका नाम है टॉम। टॉम CIA के लिए काम करता है, मगर उसने अभी डॉक्टर का वेश बना करके रखा है। थोड़ी देर के बाद ये सारे लोग चले जाते हैं जेल के अंदर। इनके पास कलरा की वैक्सीन है। जैसे ये लोग वैक्सीन को बाहर निकालते हैं, जेल का चीफ कहता है कि सबसे पहले ये वैक्सीन मुझे लगाओ ताकि पता लगे कि ये सेफ है भी या नहीं। एक डॉक्टर चीफ को इंजेक्शन लगा देता है। दूसरी तरफ टॉम ने अपने काम को स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले वो 2 गोलियां खाता है, उसके बाद अपने हाथ पर एक लोशन लगाता है और वायर लेकर के चला जाता है पास वाले प्लग में लगाने के लिए। अंदर का गार्ड उसे बार बार मना करता है कि वो प्लग ना लगाए, मगर टॉम नहीं मानता। जैसे ही प्लग लगाने के बाद वो स्विच को ऑन करता है, यहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट होती है और पूरे जेल की बिजली चली जाती है। मगर इस बिजली के झटके कहीं ना कहीं टॉम को भी लगे हैं। वो बिजली की वायर से चिपक गया है। तब एक गार्ड उसे डंडा मार करके उससे अलग करता है। सारे डॉक्टर्स उसे स्ट्रेचर पे लिटाते हैं और लेकर के चले आते हैं दूसरे वार्ड में। पहले एक डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगा देता है। सारे लोग जब आकर के देखते हैं तो उन्हें लगता है कि टॉम मर चुका है क्योंकि उसकी सांसें रुक गई हैं। ये लोग उसकी लाश को ढक करके बाहर चले जाते हैं। चीफ इस व्यवस्था में है कि जितनी जल्दी हो सके वो जेल की बिजली को वापस लाए। उनके जाने के थोड़े समय के बाद इंजेक्शन का असर कम होता है और टॉम दोबारा जिंदा हो जाता है। बाहर हम उसके साथियों को देखते हैं। सबके कान में माइक लगा हुआ है। बाहर का डॉक्टर टॉम को कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 7 मिनट हैं। 7 मिनट में तुम्हें जो करना है वो करो। तब टॉम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। वो यहाँ पर एक कैदी को छुड़ाने के लिए आया है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उसकी नजर पड़ती है एक कैदी पे जो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। तब उसे खुश करने के लिए वो एक बबल गम दे करके आगे जाता है। थोड़ी देर के बाद उसे कैदी नजर आ जाता है। सबसे पहले उस सेल के दरवाजे को उड़ाता है और चला जाता है कैदी के पास। दूसरी तरफ यहाँ की बिजली को ठीक कर दिया गया है। जैसे ही बिजली आती है तो CCTV मॉनिटर की तरफ देखने लगता है और चीफ जैसे इस चीज को देखता है उसे शक हो जाता है। दूसरी तरफ हम एम्बुलेंस को देखते हैं जो दरवाजे तक पहुंच चुकी है। एम्बुलेंस के अंदर जो स्ट्रेचर है उसके ऊपर टॉम लेटा है और उसके नीचे वो कैदी है। मगर चीफ को अब शक हो गया है। जैसे ही वो बाहर आता है उसे वो कैदी नजर आता है जो बबल गम खा रहा है। वो समझ जाता है कि ये बबल गम उसे किसी बाहर के आदमी ने दिया है। सारे लोग बंदूकें लेकर के पहुंच जाते हैं एम्बुलेंस के पास। टॉम भी अपनी बंदूक निकाल लेता है, मगर जैसे ही एम्बुलेंस का दरवाजा खुलता है वो देखता है कि चारों तरफ से उसे घेर लिया गया है। उसे अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा। अब सारे के सारे गार्ड उसे घसीट के लेकर के जा रहे हैं जेल के अंदर। तभी हमारे सामने अमेरिकन एम्बेसी का दृश्य आता है। यहाँ से हैरी नाम का आदमी सीधा कॉल करता है नेथन नाम के आदमी के पास जो एक CIA एजेंट है और उसे बताता है कि तुम्हारा एक लड़का चाइना में पकड़ा गया है। जितनी जल्दी हो सके हेडक्वार्टर पहुंच की सारी जानकारियां भेज रहा हूँ। नेथन बिना वक्त गवाए पहुंच जाता है। वहाँ जाने के बाद पता लगता है कि वो अगले दिन रिटायर होने वाला है। उसके पास सिर्फ 1 दिन का वक्त बचा है। अंदर पहुंचने के बाद वो सबसे पहले एक ही सवाल पूछता है कि क्या हांगकांग से कोई फैक्स आया है। तब उसकी असिस्टेंट उसे फैक्स दे देती है। फैक्स पढ़ने के बाद उसे एहसास होता है कि गिरफ्तार होने वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि टॉम है, यानी कि उसका बेस्ट एजेंट। अब वो परेशान है कि वो कैसे भी टॉम को छुड़ाए। जैसे ही वो अपने दफ्तर के अंदर आता है वो देखता है कि चक नाम का आदमी यहाँ पर तलाशी ले रहा है। टॉम बिशप की फाइल। नेथन कहता है कि अभी वो फाइल मुझे भी नहीं मिल रही। जैसे ही वो फाइल मुझे मिलती है मैं तुम्हारे पास भिजवा दूंगा। चला जाता है तो बधाई दे करके जाता है कि अगले दिन नेथन रिटायर होने वाला है। उसके जाते ही नेथन सारे फाइलों को निकालना शुरू करता है और अपनी सेक्रेटरी को अंदर बुलाता है। टॉम के बारे में उसके पास जितनी भी जानकारियां थी उन सारे फाइल्स को अपनी सेक्रेटरी को कहता है कि वो जला दे और बस एक पन्ना डाल करके एक फाइल में जाने लगता है आगे की तरफ। आगे जाते ही उसे गार्ड रोक देता है और अंदर मीटिंग में नहीं जाने देता। तभी थोड़ी देर के बाद आता है चक बाहर और फाइल लेकर के जाने लगता है। जैसे ही वो फाइल को देखता है कहता है कि इतनी कम जानकारी क्यों है टॉम के बारे में। तब नेथन कहता है कि ज्यादा जानकारियां उसकी मेरे दिमाग में है। वैसा इसलिए कहता है ताकि वो भी मीटिंग में जा सके। उसे लेकर के चला जाता है अंदर जाने के बाद उसे पता लगता है कि कोई भी सीधी बात उसे नहीं बताना चाहता, जबकि उन्हें ये बात पता नहीं है कि नेथन को पहले से ही पूरी बात पता लग चुकी है। जल्दी ही अमेरिका के राष्ट्रपति चाइना जाने वाले हैं और उसी वक्त एक अमेरिकन एजेंट चाइना में पकड़ा गया है। इसीलिए अब ये सारे के सारे लोग इनकार करने वाले हैं टॉम को पहचानने से, यानी कि टॉम को चाइना वाले मार देंगे। का अभी सीनियर यहाँ पे आता है जिसका नाम है ट्रोय। उसे पता है कि नेथन ही उन्हें जानकारियां दे सकता है। वो नेथन से कहता है कि हम सारे लोग टीम की तरह काम करेंगे, तभी इस केस को हम सोल्व कर सकते हैं। हमारा देश संकट में फंसने वाला है। इन बातों को सुनने के बाद नेथन हंसता है और कहता है कि तुम लोग कोई भी जानकारी मुझे नहीं दे रहे और टीम की बात कर रहे हो। तब ट्रोय बताता है कि टॉम पकड़ा गया है चाइना में। नेथन कहता है कि हमारे पास कितना वक्त है। ट्रोय कहता है कि सिर्फ 24 घंटे। अगर 24 घंटे में हम लोगों ने ये नहीं बताया कि वो हमारा एजेंट है तब चाइना उसे मार देगा और 24 घंटे के बाद हम लोग यही कहने वाले हैं कि हम टॉम को नहीं जानते। तो हमें जो कुछ भी करना है सिर्फ 24 घंटे के अंदर करना है। नेथन ट्रोय से पूछता है कि आखिर टॉम चाइना में क्या कर रहा था। ट्रोय बताता है कि टॉम मिशन पे गया था चाइना हैरी के साथ, मगर जेल में जाने का प्लान उसका था। उस प्लान के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं लगा और अभी तक ये बात पता नहीं लगी है कि वो जेल
जेल के अंदर क्यों गया था। अब ट्रॉय नेथन से पूछता है कि आखिर तुम पहली बार टॉम से कहां पर मिले थे। नेथन बताता है कि 1975 में वियतनाम के युद्ध के दौरान। अब कहानी जाती है फ्लैशबैक और हमारे सामने वियतनाम के युद्ध का दृश्य आता है। नेथन पहुंचता है आर्मी कैंप में, जहां पर उसे बताया जाता है कि इनका एक स्नाइपर मारा गया है और अब इन्हें दूसरे स्नाइपर की जरूरत है। क्या हमारे पास रिप्लेसमेंट है? उसका साथी कहता है कि हाँ, एक नया लड़का है जिसका निशाना कभी नहीं चूकता। हाल ही में उसने 3 लोगों को मारा है। तब नेथन जाकर के मिलता है उस सिपाही से। वो सिपाही कोई और नहीं बल्कि टॉम ही है। नेथन उससे मिल करके पूछता है कि तुमने गोली चलाना कहाँ सीखा। वो बताता है कि बॉयज स्काउट में। इस बात को सुनने के बाद वो भी दंग रह जाता है कि इतना अच्छा निशानेबाज बॉयज स्काउट में क्या कर रहा था। लेकिन नेथन को अब काबिलियत चेक करनी है टॉम की। वो उसे एक मिशन देता है कि यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन एक ही है, जिसका कोड नेम है रेड शर्ट। वो कल सुबह 9:30 बजे आने वाला है। क्या तुम उसे मार सकते हो? टॉम कहता है कि हाँ। वो अपने साथी ट्रेन को लेकर के चला जाता है पोजीशन पे। रेड शर्ट उसके निशाने पे है, मगर वो गोली चलाता उससे पहले एक चॉपर यहाँ पे आ जाता है। अब इन्हें पता है कि अगर इन लोगों ने गोली चलाया तब चॉपर वाले इन्हें बहुत ही जल्दी देख करके मार दे। ट्रेन सारी बातें बताता है नेथन को, मगर अब नेथन जवाब देता है उससे पहले चॉपर इनके तरफ आने लगता है। इसी बीच निशाना मिल जाता है फिर से यहाँ पर टॉम को। वो गोली चलाता है और रेड शर्ट को मार देता है। अब चॉपर से अंधाधुंध उन पर गोलियां चल रही है। ये दोनों भाग रहे हैं। तभी एक गोली आकर के लग जाती है ट्रेन के पैर में। उसे टॉम उठाता है और चला जाता है झाड़ियों में और वहां से निशाना लगाता है सीधा चॉपर के पायलट पे और एक ही झटके में उसका काम तमाम हो जाता है। पायलट के मरते ही ये चॉपर भी क्रैश हो जाता है। जब सारी चीजें शांत हो जाती हैं तब थोड़ी देर के बाद यहाँ पर नेथन आता है। जब वो देखता है कि ये दोनों अभी भी जिंदा हैं और टॉम ने अपने साथी को नहीं छोड़ा, तब वो बहुत खुश होता है। उसने जितना टॉम के बारे में सुना था टॉम उससे ज्यादा काबिल है। अब कहानी चली आती है वर्तमान से। सारे लोग उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास राष्ट्रपति का ऑर्डर था रेड शर्ट को मारने का। नेथन कहता है कि इन बातों में हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए। हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि हमें आखिर टॉम को बचाना कैसे है। तभी नेथन को पता लगता है उसकी सेक्रेटरी ने कॉल किया है। सेक्रेटरी उसे बताती है कि उसके पूरे ऑफिस की तलाशी ली जा रही है। नेथन वापस आकर के सबको कहता है कि मुझे याद आ गया कि टॉम की फाइल कहाँ पे है। वापस आता है और अपने ऑफिस से गिब्सन नाम के आदमी का नंबर निकालता है। उसे पता है कि उसके ऑफिस के फोन को टैप किया जा रहा है। तब वो चला जाता है बगल वाले ऑफिस में। उसे पता है कि ये लोग आतंकवादी घोषित करने वाले हैं टॉम को, ताकि चाइना टॉम को मार दे और सारी चीजें खत्म हो जाए। वो सीधा हांगकांग कॉल करता है और गिब्सन को कहता है कि सीआईए का एक जासूस पकड़ा गया है, तुरंत इस खबर को CNN पे लीक कर दो। गिब्सन कहता है कि ये बात इतनी आसान नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। के बाद अब नेथन दोबारा आता है मीटिंग और सबको बताता है कि मुझे कंफ्यूजन हो गई थी, मेरे पास अभी भी टॉम की फाइल नहीं है। तब ये लोग कहते हैं कि हमें टॉम के रिक्रूटमेंट के बारे में बताओ। नेथन कहता है कि उस समय में रिक्रूटमेंट बहुत देरी से होती थी। मेरे पास पूरा टाइम था कि मैं टॉम के बारे में सारी जानकारियों को इकट्ठा कर। मैंने सारी जानकारियों को इकट्ठा किया और एक वक्त के बाद उसे जर्मनी भेज दिया डेस्क जॉब पे और मैं इंतजार करने लगा कि जब वो परेशान हो जाएगा तब मैं उसके सामने जाऊंगा। अब यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक और हमारे सामने आता है जर्मनी का दृश्य। ये वक्त है 1976 का। जैसा नेथन ने कहा था टॉम वैसा ही करता है, मगर धीरे धीरे वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका है। जैसे ही नेथन को इस बात का एहसास होता है, एक दिन वो आता है उसके साथ। उसे देखने के बाद टॉम खुश हो जाता है। नेथन उसे इनवाइट करता है क्रिसमस की पार्टी। जब ये दोनों पार्टी में एक साथ होते हैं तब टॉम कहता है कि मैं डेस्क जॉब नहीं करना चाहता, तुम सीआईए के लिए जासूस बन जाओ। टॉम मान जाता है। अब यहाँ से उसकी ट्रेनिंग की शुरुआत होती है। नेथन उसे सारी चीजें सिखाता है। कहता है कि एक जासूस को 24 घंटे चौकन्ना रहना पड़ता है। अगर तुम किसी कमरे में हो तो तुम्हारा ध्यान सारे लोगों पर होना चाहिए, उनकी सांसों पर होना चाहिए और उनकी आंखों में होना चाहिए। और टॉम को सिखाता है कि किसी से भी कोई जानकारी कैसे निकलवाते हैं और किसी की आंखों में देख करके इस बात को कैसे पता लगाते हैं कि वो सच बोल रहा है या झूठ। वो उसे लाई डिटेक्टर को चकमा देना भी सिखाता है। टॉम की ट्रेनिंग ऐसे ही महीनों तक चलती रहती है। एक दिन टॉम नेथन से पूछता है कि मुझे मेरा पहला मिशन कब मिलेगा। नेथन कहता है कि जब तुम तैयार हो जाओगे तब। टॉम कहता है मैं तैयार। नेथन उसे देखता है। तुम्हें वो बालकनी नजर आ रही है? उस बिल्डिंग में हम लोग किसी को नहीं जानते। अगर अगले 5 मिनट में तुम उस घर के अंदर दाखिल होकर के बालकनी में आ गए तब मैं समझ जाऊंगा कि तुम तैयार। टॉम यहाँ से निकलता है और ठीक 3 मिनट में चला आता है बालकनी। यह घर एक बूढ़ी महिला का है। वो महिला के साथ हंस रहा है बालकनी में खड़ा होकर के। नेथन समझ जाता है कि अब टॉम तैयार है। टॉम को पहला मिशन देने से पहले नेथन उसे बहुत सारी बातें बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जिन पैसों को तुमने बचा करके रखा है उन्हें कभी खर्च मत कर और अपने मिशन के दौरान कभी भी किसी से प्यार मत करना। अब कहानी फिर से चली आती है वर्तमान समय में। ये लोग कहते हैं कि हमें मिशन रोडियो के बारे में बताओ। तब कहानी जाती है फ्लैशबैक और हमें पता लगता है कि सीआईए को पता लगा था कि बर्लिन में जो अमेरिकन एम्बेसी है उसके अंदर कोई रशियन जासूस है। नेथन भी इस मिशन में शामिल था। जब वो पार्टी में होता है पास एन नाम की लड़की आती है। दूसरी तरफ हम टॉम को देखते हैं जो अपने मिशन पे लगा हुआ है। उसे एक आदमी को बॉर्डर क्रॉस करवाना है जिसे वो कार में लेकर के आगे बढ़ रहा है। तभी एन आती है नेथन के पास और उसके कान में कहती है कि मुझे पता है कि तुम लोग एक आदमी को बॉर्डर क्रॉस करवा रहे हो। यहाँ पर नेथन को पता लग जाता है कि वो जासूस कोई और नहीं बल्कि एन ही है। एन एक रशियन है, यानी कि रशियंस को पता लग गया है कि सीआईए किसी को बॉर्डर क्रॉस करवा रहा है। दूसरी तरफ अब टॉम रुकता है एक रेस्टोरेंट के पास और तुरंत कॉल करता है नेथन के पास ये बात बताने के लिए कि वो आगे बढ़ रहा है। तब नेथन उसे
उससे कहता है कि इस मिशन को खत्म करो, तुम्हारे पीछे रशियंस लगे हुए हैं। इन बातों को सुनते ही टॉम चला जाता है बाथरूम और एक लिक्विड पी करके उल्टियां करने लगता है। तभी रशियंस अंदर आते हैं। टॉम को देखने के बाद उन्हें लगता है कि टॉम कोई शराबी है। तब वो उसे उठा के लेकर के आते हैं बाहर। टॉम उस आदमी को लेकर के आसानी से बाहर निकल जाता है, मगर वो उसके साथ बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता। इसीलिए उस आदमी को उतार करके अकेले ही बर्लिन का बॉर्डर क्रॉस करता है और वापस आकर के मिलता है नेथन से। कहता है कि तुमने ये क्या किया? तुम्हें पता भी है कि उस आदमी को रशियंस ने मार दिया है। नेथन कहता है कि मुझे पता है, क्योंकि वो आदमी डबल एजेंट था। वो तुम्हारी जानकारियां रशियंस तक पहुंचवा रहा था। हमने उसका इस्तेमाल इसलिए किया ताकि हमें पता लग जाए कि एम्बेसी के बीच में जासूस कौन है। वो जासूस एन है। इन दोनों के बीच बहुत देर तक आर्गुमेंट होते रहता है। टॉम का कहना है कि नेथन के लिए लोगों की जान की कीमत नहीं है। वही नेथन कहता है कि अगर मैं नहीं होता तो कल तुम मारे जाते। चला जाता है और कहानी चली आती है वर्तमान समय में। कहानी को सुनने के बाद ये लोग एन की फाइल बाहर निकालते हैं। तब इन्हें पता लगता है कि एन को एक होटल में मार दिया गया था। सबका शक जाता है टॉम पे, क्योंकि जब एन की मौत हुई तब उसी शहर में टॉम भी मौजूद था। इसी बीच नेथन सबसे पूछता है कि ऑपरेशन साइड शो क्या है। ट्रॉय बताता है कि इस ऑपरेशन के दौरान हम चाइनीज की सारी बातों को सुन सकते हैं, क्योंकि वो इस ऑपरेशन का हिस्सा था और तुम लोगों को लगता है कि अगर उसने अपना मुंह खोल दिया तब ये सारी बातें बाहर आ जाएं। ट्रॉय कहता है कि नहीं, टॉम इसका हिस्सा नहीं था। टॉम को पकड़ा गया है सुजू जेल में। इस जेल का नाम सुनने के बाद अब नेथन को बातें समझ में आने लगती है कि टॉम आखिर वहाँ पर किसको छुड़ाने गया था। इसी बीच सबको पता लगता है कि टॉम की गिरफ्तारी की खबर लीक हो गई है। सब लोग समझ जाते हैं कि इस खबर को लीक करने वाला कोई और नहीं बल्कि नेथन ही है। नेथन बाहर आता है। उसे लग रहा है कि उसने अपनी चाल चल दी है। इस खबर के बाहर आने के बाद अब अमेरिका को कैसे भी टॉम को बचाना पड़ेगा। मगर जैसे ही वो बाहर आता है उसे पता लगता है कि CIA ने अपनी चाल चल दी है। हर जगह ये खबर दिखा रहे हैं कि चाइना झूठ बोल रहा है। टॉम बिशप की मौत 14 महीने पहले हो चुकी है। अब नेथन के होश उड़ जाते हैं और वो वापस आता है और अपने असिस्टेंट को कहता है कि मुझे सुजू जेल का सारा मैप चाहिए, जल्दी मिलिट्री वालों से कांटेक्ट कर। फिर आता है वो दूसरे आदमी के पास और उससे कहता है कि सुजू जेल के करीब सबसे हमारा आदमी कौन सा है। तब वो बताता है कि कमांडर बिली। वो जेल से करीब 40 मिनट की दूरी पर एक आइलैंड है, वहाँ पर है। इतनी जानकारियां काफी है नेथन के। वो सीधा पहुंचता है चक के पास और उसे कहता है कि मुझे पता है कि टॉम वहाँ पर किसको छुड़ाने गया था। इस बात को सुनते ही चक उसे दोबारा लेकर के आता है मीटिंग और सारे लोग कहते हैं कि कहानी बताना शुरू कर कि वो किसे छुड़ाने गया था। नेथन कहता है कि वो एलिजाबेथ हार्डली नाम की लड़की को छुड़ाने गया था। अब इनके सामने एलिजाबेथ की फाइल है, मगर इन्हें पूरी कहानी जाननी है। नेथन बताता है कि मैंने 1985 में टॉम को बेरूट में भेजा था, क्योंकि वहाँ के शेख ने अमेरिकन एम्बेसी पे हमला करवाया था जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। हम डायरेक्ट शेख को नहीं मार सकते थे, इसीलिए मैंने टॉम को कहा कि वो बेरूट में जितना समय बिता सकता है उतना समय बिताए और शेख से दूरी बना करके उस पर नजर रखे। और टॉम ने यही काम किया। फिर एक दिन एक रेस्टोरेंट में उसकी नजर पड़ी एलिजाबेथ पे। दोनों ने एक दूसरे को देखा मगर बात नहीं की। टॉम वहाँ पर फोटोग्राफर का काम करता था। वो एक शानदार फोटोग्राफर भी था। सारे लोग उसे पहचानने लगे। इसी बीच जब एक दिन एलिजाबेथ बच्चों के लिए खिलौने और दवाइयां लेकर के जा रही थी, तभी वहाँ के लोकल मिलिशिया ने उसे रोक लिया और सारी चीजों को छीन लिया। इस चीज को टॉम ने देखा, तब उसने अपने कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल करके सारी चीजों को छुड़ाया और लेकर के उसी स्लम में पहुंचा जहाँ पर बच्चों को खिलौने और दवाइयां देनी थी। इन चीजों को देखने के बाद एलिजाबेथ बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। जब वो बच्चों में ये चीजें बांट रही थी तब टॉम इन सारी चीजों की तस्वीरें खींच रहा था और यहाँ से उन दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। मगर इस स्लम में आने का टॉम का मकसद कुछ और ही था। वहाँ पर एक डॉक्टर था जिसका नाम था अहमद और अहमद शेख का फैमिली डॉक्टर है। तुरंत टॉम जाकर के उससे भी मिलता है और इन दोनों की दोस्ती बढ़ने लगती है। ये दोनों रिलेशन में आ जाते हैं। मगर उसके कुछ समय के बाद अब नेथन पहुंचता है बेरूट। तब टॉम उसे पूरी बात बताता है और एक दिन ले जा करके मिलवाता है अहमद से। थोड़े समय पहले अहमद के माता पिता की मौत हुई थी दम घुटने से, मगर नेथन उसे कहता है कि उनकी मौत कोई हादसा नहीं थी बल्कि मर्डर था और वो मर्डर करवाया था शेख। वो अहमद को कहता है कि तुम्हारे पास मौका है अपने माता पिता के मौत का बदला लेने का। हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे, चिंता मत कर। अहमद रो रहा है मगर वो मान जाता है। दूसरी तरफ टॉम को पता नहीं है कि नेथन ने उस पर नजर रखा है। एक दिन नेथन को एलिजाबेथ के बारे में पता लगता है। तब वो उसकी पूरी फाइल निकालता है और उस जगह पे जाता है जहाँ पर टॉम और एलिजाबेथ एक साथ होते हैं। वो उनके पास बैठता है और बातों ही बातों में एलिजाबेथ से कहता है कि क्या तुम लंदन को मिस करती हो। एलिजाबेथ के होश उड़ जाते हैं। टॉम कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो। नेथन कहता है कि ये कभी भी लंदन वापस नहीं जा सकती, इससे पूछो कि क्यों। इन बातों को सुनने के बाद एलिजाबेथ गुस्सा होकर के बाहर चली जाती है। तब टॉम नेथन पर चिल्लाता है और कहता है कि तुमने ये क्या किया। नेथन कहता है कि जो काम तुम्हें करना चाहिए था उसके करीब जाने से पहले तुमने होमवर्क नहीं किया। तुम्हें पता होना चाहिए कि वो लड़की कौन है। तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही थी। वो आखिर यहाँ पर कैंप्स कैसे चलाती है। वो एक आदमी की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि जा करके उससे पूछो। तब टॉम आता है बाहर और तस्वीर दिखा करके पूछता है कि ये कौन है। एलिजाबेथ कहती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, इसकी मदद से मैं हर जगह पे घूम पाती हूँ और बच्चों की मदद कर पाती हूँ। टॉम पूछता है कि तुम लंदन वापस क्यों नहीं जा सकती। एलिजाबेथ बताती है कि वहाँ पर मैं एक ह्यूमन राइट्स के ग्रुप के साथ काम कर रही थी जिन लोगों ने चाइना के एक बिल्डिंग में बॉम्ब लगाया। किसी को पता नहीं था कि उसके अंदर लोग हैं। जब वो बॉम्ब फटा तब बहुत सारे लोग मारे गए। तब से मैं भाग
करके यहाँ आ गई और टॉम को कहती है कि तुमने भी मुझसे झूठ बोला कि तुम कौन हो, मुझे तुम्हारा नाम तक पता नहीं था, मुझे लग रहा था कि तुम्हारा नाम टेरी है। इतना कहने के बाद वो यहाँ से निकल जाती है। अब कहानी आती है वर्तमान समय। नेथन सबको बताता है कि जिस बिल्डिंग में एलिजाबेथ ने बॉम्ब लगाया था उसमें मारे जाने वालों में एक लड़का किंग का बेटा था। तब से चाइना वाले एलिजाबेथ को ढूंढ रहे थे। अब कहानी फिर से जाती है फ्लैशबैक में। तब टॉम और नेथन जाकर के मिलते हैं अहमद से और उसे एक सीरम देते हैं कि शरीर के ऊपर गिराना है, उसके अगले 24 घंटे में उसकी मौत हो जाएगी। अहमद सीरम को लेकर के चला जाता है। अब ये लोग इंतजार करने लगते हैं। आज से 4 दिनों के बाद अहमद को मिलना है जाकर के शेख से। 4 दिनों तक नेथन शांत नहीं बैठने वाला। उसे लगता है कि अगर अहमद इस मिशन में फेल हुआ तो उसे बैकअप बना करके रखना पड़ेगा। वो जाता है शेख के दुश्मनों के पास, जो कोई और नहीं बल्कि लेबनान मिलिशिया है, और उन्हें पूरी बात बताता है कि उन्हें शेख को कैसे मारना है। वो सारे लोग तैयार हैं। नेथन के एक इशारे पर वो शेख को आकर के मार देंगे। टॉम की जिम्मेदारी होती है कि वो अहमद पे नजर रखे, मगर टॉम टूट जाता है और वो वापस जाता है एलिजाबेथ के पास और पूरी सच्चाई बताता है। सच्चाई सुनने के बाद वो भी उसे माफ कर देती है। ये दोनों एक साथ हो जाते हैं। तभी अगले दिन लड़ाई शुरू हो जाती है शहर में, और लड़ाई में जितने भी लोग घायल होते हैं उनका उपचार करने के लिए अहमद चला जाता है। और ये वो समय है जब अहमद को जाना था शेख के पास। इस चीज को देखने के बाद नेथन भड़क जाता है कि टॉम ने अपना काम ठीक से नहीं किया। तो वो उस जगह पे जाता है जहाँ पर अहमद उपचार कर रहा है घायल लोगों का। उसे अपनी गाड़ी में बैठा के लेकर के आने लगता है, मगर नेथन अपने आप को रोक नहीं पाता और लेबनान मिलिशिया को बुला लेता है। उन्हें पता है कि शेख अभी एक होटल में है। मिलिशिया होटल में पहुंच करके एक कार में बॉम्ब लगाने लगते हैं। इसी बीच टॉम भी पहुंच जाता है अहमद को लेकर के। अहमद जाने लगता है होटल की तरफ। तभी लेबनान मिलिशिया वाले गोलियां चलाते हैं और जिस कार में बॉम्ब है वो बॉम्ब को लेकर के क्रैश कर देते हैं उस होटल में। तब एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट में शेख तो मारा जाता है, मगर उसके साथ साथ 74 मासूम लोग भी मारे जाते हैं, उसके साथ साथ अहमद भी। इन चीजों को देखने के बाद टॉम पूरे तरीके से टूट जाता है और यहाँ से निकलते समय वो आखिरी बार मिलता है नेथन से। उसे बताता है कि वो ऐसा मिशन नहीं करना चाहता। वो ऐसे मिशन को करेगा जिसमें सच में लोगों की जान बचे, ना कि किसी का नुकसान हो। वो नेथन को कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी काम नहीं करूंगा। नेथन यहाँ से जाता है। तब टॉम मिलने आता है एलिजाबेथ से। वो देखता है कि एलिजाबेथ गायब और यहाँ पर एक लेटर पड़ा हुआ है। अब कहानी चली आती है वर्तमान से। ट्रॉय को व्हाइट हाउस के लिए निकलना है। जेल के नक्शे को मंगवाया है यहाँ पर नेथन ने। वो नक्शा पड़ा हुआ है ट्रॉय के दफ्तर। वो बड़ी ही चालाकी से उस नक्शे को चुराता है। 82,000 डॉलर इकट्ठा किए थे अपने रिटायरमेंट के लिए। वो अपने मैनेजर को कहता है कि मुझे वो सारे के सारे पैसे चाहिए। सारे पैसे अब एक अकाउंट में वापस चले आते हैं। अब नेथन के पास उस जेल का पूरा नक्शा है। दूसरी तरफ चक इन सारी चीजों को देखता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। इतने सारे पैसे नेथन ने मंगवाए हैं, यानी कि वो टॉम को छुड़ाने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ अब नेथन अपने काम पे लगा हुआ है। वो एक नकली मिशन को तैयार करता है और मिशन की जानकारी भेजता है हैरी के पास। लेकिन इस मिशन के दौरान इन्हें आधे घंटे के लिए ब्लैकआउट करना है जेल के बाहर। चाइनीज ऑफिसर की जरूरत पड़े। वो तुरंत उस चाइनीज ऑफिसर को लेकर के आता है। वो ऑफिसर इनसे $5 लाख मांगता है। नेथन कहता है कि मैं सिर्फ $1 लाख दूंगा। तब वो कहता है कि मेरी आखिरी डील है $3 लाख। नेथन देखता है कि उसके पास $2,82,000 ही है। वो इतना ही दे सकता है। वो ऑफिसर मान जाता है और पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। अगली मिशन को नेथन ने इस तरीके से बनाया है कि किसी को भी शक ना हो, और अप्रूवल को उसने पहले फैक्स से भिजवा दिया है हांगकांग। अगले दिन वो दोबारा पहुंचता है मीटिंग। लेकिन अब चक ने सारी बातों को पता लगा लिया है कि यहाँ आने से पहले ही नेथन को सारी बातें पता थी कि टॉम गिरफ्तार हो गया है। $82,000 आए और वो एक झटके में गायब भी हो गए। अब एक ही झटके में नेथन यहाँ पे इन सारी चीजों को खारिज करने लगता है। तब वो लोग पूछते हैं कि आखिर $2,82,000 कहाँ गए। नेथन कहता है कि वो मेरे पूरे जीवन की कमाई थी। वो बहामास के एक प्लॉट का पैम्पलेट दिखाता है कि मेरा सपना था कि मैं यहाँ पे घर मैंने बहामास के अकाउंट में ही पैसे ट्रांसफर किए हैं। इन बातों को सुनने के बाद ये सारे लोग शांत हो जाते हैं कि आखिर चाइना वालों को पता कैसे लगा एलिजाबेथ के बारे में। तब नेथन पूरी कहानी बताता है कि जब मैं टॉम से आखिरी बार मिला तो मुझे लगा कि टॉम अपने आप को बर्बाद कर लेगा एलिजाबेथ के साथ रह करके। वो एक बेहतरीन एजेंट है। तब मैंने चाइना वालों के साथ डील किया कि मैं उन्हें एलिजाबेथ को दूंगा और वो मुझे एक अमेरिकन एजेंट को देंगे, और एक्सचेंज प्रोग्राम अच्छे से चला। मैंने अपने एजेंट को वापस बुला लिया। मुझे लगा कि थोड़े समय के बाद टॉम भूल जाएगा एलिजाबेथ को, मगर मुझे बात ये पता नहीं थी कि वो अपनी सारी हदों को पार कर देगा। कहीं ना कहीं हम यहाँ पर नेथन की आंखों में अफसोस को देख पाते हैं कि उसकी वजह से आज एलिजाबेथ और टॉम दोनों के दोनों जेल में टॉर्चर हो रहे हैं और किसी भी कीमत पर वो उन्हें छुड़ाना चाहता है। इसी बीच यहाँ पर नेथन की सेक्रेटरी कॉल करती है। जब नेथन बात करता है तब उसे पता लगता है कि कमांडर विली के पास सारी जानकारी पहुंच गई है और वो लोग चॉपर लेकर के निकल चुके हैं जेल की तरफ जाने के। ये सारी बातें ये लोग कोडवर्ड में कर रहे होते हैं और यहाँ बैठे सारे लोगों को लगता है कि नेथन अपनी पत्नी से बात कर रहा है डिनर पे जाने के बारे में। तुरंत जेल की बिजली चली जाती है जैसा इन लोगों ने प्लान किया था। तुरंत 2 चॉपर्स आकर के रुकते हैं जेल के ऊपर। चारों तरफ अंधेरा होता है, किसी को जल्दी कुछ पता नहीं लगता जब तक
तक यहाँ के गार्ड्स अलर्ट होते, तब तक ये लोग नीचे आकर के ऊपर लेकर के चले जाते हैं टॉम को। टॉम जब चॉपर के अंदर बैठता है उसे लगता है कि सिर्फ ये लोग उसे ही लेकर के आए हैं। तभी उसकी नजर पड़ती है एलिजाबेथ पे। उसे देख करके वो भावुक होने लगता है। दूसरी तरफ इन सारी बातों को सुनने के बाद ट्रॉय माफी मांगता है नेथन से और कहता है कि हम टॉम को नहीं बचा सकते, तुम अपने रिटायरमेंट को एंजॉय। अपनी गाड़ी में बैठ करके जाने लगता है। दूसरी तरफ चॉपर का पायलट कहता है कि ऑपरेशन डिनर आउट कंप्लीट हो गया। इस नाम को सुनने के बाद टॉम को एहसास होता है कि डिनर आउट नाम का एक गिफ्ट दिया था उसने नेथन को। वो समझ जाता है कि ये सब कुछ नेथन ने ही किया है। ऊपर से जा रहा है और नीचे नेथन अपनी गाड़ी से जा रहा है। तभी CIA के हेडक्वार्टर में ये बात आती है कि चाइना के जेल के पास कुछ हुआ है। ये लोग समझ जाते हैं कि नेथन ने अपनी आखिरी चाल चली और ये कुछ नहीं कर पाए। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म। हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।